अब यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन के अंदर मैं आज जो टॉपिक करने वाला हूं, सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है, आपको पता है कि मेरे हर एक लेक्चर बहुत बेसिक से जाते हैं। मैं चाहता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं कि बच्चे को जो 12th में जो प्रॉब्लम हुआ था, यहां पे आने के बाद उससे बेसिक का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे इस वीडियो को अगर आपने, ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देन इसके बाद आप, जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे डबल इंटीग्रेशन, जब हम टाइप में आ जाएंगे तो आपको सब चीजें आराम से समझेगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से एंड टू एंड तक अच्छे से देखना। स्टार्टिंग में हम 10 मिनट लेंगे, पर ये 10 मिनट ही आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। मुझे पता है कि जिन्होंने मेरा पहले वाला लेक्चर्स इसके पहले देखा होगा तो उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते होंगे, तो फटाफट रिवाइज कर लें। पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं डिस्कस करूंगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है। देन हम आ जाएंगे, आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूं वो है डायरेक्ट इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, देखो x रेज टू एन का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। x रेज टू एन का अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो दोस्तों क्या होगा, x रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, याद रखना प्लस सी, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूं। देन इसके बाद अगर आप देखोगे 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, लॉग एक्स। याद रखना लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग एक्स। और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने और फॉर्मुलेस दिए थे, पर अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूं। देन एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन की बात करोगे तो एक्स का इंटीग्रेशन आता है दोस्तों एक्स स्क्वायर बाय 2, प्लीज याद रखना। देन इसके बाद 1 के इंटीग्रेशन की अगर बात करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आता है। मैं जानबूझ के लिया हूं क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है। देन e रेज टू एक्स का दोस्तों इंटीग्रेशन सेम होता है, जैसा डेरिवेटिव e रेज टू एक्स का है वैसे इंटीग्रेशन। देन a रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों a रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए आएगा। देन इसके बाद ये वाला जो पार्ट है बहुत ईजी है, साइन का आप कॉस लिख दो और दोस्तों कॉस का आप साइन लिख दो। हमेशा याद रखना कि आपको पता होगा कि साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो कॉस आता था, पर कॉस का मैं डेरिवेटिव लेता था माइनस साइन आता था। उस टाइम पे जब मैं कॉस का मैं जब डेरिवेटिव निकालूंगा तो माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, डेरिवेटिव में कॉस माइनस में तो इंटीग्रेशन में साइन माइनस में होगा, बस ये याद रखना। देन इसके बाद अगर आप याद रखोगे सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो याद आ रहा है कि मैं देखो डेरिवेटिव फॉर्मूले से इसे लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव, तो दोस्तों ये किसका है, 10x का है। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से फॉर्मूलेज याद है तो मेरे वीडियो को आगे करके आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, पर मैं चाहता हूं कि अगर आप ये पार्ट देख लोगे, रिवाइज कर लोगे मेरे साथ, तो बहुत अच्छे से चीजें समझेगी। देन और जरूर आप वीडियो के लास्ट में एक प्यारा कमेंट करोगे, सर सच में ये वीडियो बाकी वीडियो से बहुत अलग है। देन कोसेक स्क्वायर एक्स, अगर आप देखोगे कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, माइनस कॉट एक्स। देन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन, सेक एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, सेक एक्स। एंड दोस्तों इसके बाद कोसेक इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कोसेक एक्स। और भी इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस है, बट इतने फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बीच बीच में आपको बहुत तकलीफ देगा, तकलीफ देगा मतलब अगर आप याद कर लोगे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं देगा। देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी हमने इसके पहले भी याद किया है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए, प्लीज याद कर लो, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे इसलिए लिखा रहा हूं कि नहीं तो बाद में ऐसा होता है यार, टीचर्स पढ़ाते जाते हैं, फॉर्मूला बीच में लिख देते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। पर मैं जब पढ़ाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट को पहले से ही फॉर्मूला आना चाहिए, और मैं मतलब आप तो मेरे दोस्त ही हो। अब यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों 1 अपॉन 2a, और यहाँ पे भी देखो माइनस है, ये माइनस में अगर रहेगा रूट नहीं है तो 1 अपॉन 2a सेम है। यहाँ पे भी दोस्तों लॉग है, यहाँ पे भी दोस्तों लॉग है। यहाँ पे देखो x माइनस ए है, जब यहाँ पे a माइनस में है तो ऊपर सेम टू सेम माइनस, और नीचे दोस्तों उसका जस्ट अपोजिट। पर अगर समझो x अगर आपका माइनस में है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो जिस तरह से मैंने बोला है उस तरह से चीजों को याद रख सकते हो। देन अगर इसके बाद अगर आप रूट वाले फॉर्मूले पे आते हो तो ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे वो रूट में है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, ये दोनों फॉर्मूला ये दोनों है, अगर ये दोनों रूट में आते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉग लिखो, और लॉग के बाद यहाँ पे एक्स प्लस सेम रूट मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स प्लस सेम रूट मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपको ये पूरे फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। देन यहाँ पे दोस्तों कोरोलरी है, ये कोरोलरी भी बीच बीच में यूज होता है, इसलिए कोरोलरी के बारे में भी बता देना चाहता हूं। अगर कभी भी नीचे कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लॉग ऑफ जो भी मेरा फंक्शन है वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर सपोज देखो एग्जांपल के तौर पे देखना है, यहाँ पे देखो ये और उसी के ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3। अगर ऐसा है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर दोस्तों लॉग और नीचे का डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख सकता हूं। वैसे अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे, अगर रूट एक्स फॉर्म में है और ऊपर अगर एफ डैश है, मतलब नीचे जो रूट में है उसी का ऊपर डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट दोस्तों इसे 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, डेरिवेटिव बोल रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्ट आप 2 अंडर रूट ऑफ जो भी लिखा हुआ है सेम लिख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो 12th की चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आप वीडियो को आगे करके कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बेसिक इंटीग्रेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन सर साइन आता है, बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे साइन लिखो, साइन के साथ जो भी दिया है आप उसे लिख दो। हम क्या करते थे डेरिवेटिव में इसे बैड फंक्शन बोलते थे, यहाँ पे भी बैड फंक्शन ही समझो। यहाँ पे आप ऐसे समझना, x के आगे जो नंबर है उससे आपको डिवाइड करना है। x के आगे दोस्तों क्या है 3 है, तो आप पूरे इक्वेशन को 3 से आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता है यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला आएगा, ये तो मुझे पता है, सभी को पता है, 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। वैसे आप 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा प्लीज कॉमेंट करके बताना। अब चलो आ गए हैं डबल इंटीग्रेशन के ऊपर। उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। हाँ दोस्तों, हमने 12th क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक लेसन पढ़ा था। थोड़ी बहुत चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अगर सपोज यहाँ पे dx है, कोई भी टर्म अगर यहाँ पे dx है और अगर यहाँ पे dx है, ये समझ जाना फिर xx के टर्म में। अगर ये dx है तो ये क्या है xx के टर्म में। और अगर सपोज यहाँ पे कोई भी टर्म अगर सपोज dy है तो दोस्तों ये yy के टर्म में होगा। कौन से टर्म में yy। अभी भी सर हमें कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल ये 3 टाइप दिए हैं। ये 3 टाइप अगर आपको समझ में आ गया, वैसे तो समझेगा, बस फिर आपका डबल इंटीग्रेशन ये जो लेसन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स लिए हैं। पहले वाले टाइप्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, सर आपने टाइप में क्या क्या चीजें दी है। फर्स्ट टाइप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो 0 to 1, 0 to 2, यहाँ पे कोई एक्स वाई नहीं है, चलेगा। यहां देख रहा हो तो पहला वाला है, दूसरे वाले में एक्स दिख रहा है। यहां पे अगर देख रहा हो तो दूसरे वाले में मुझे क्या दिख रहा है, वाई दिख रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले ये मैं ले रहा हूं, अगर जब यहां पे कोई भी वैल्यू है, देखो यहां पे मैं 0 to 4 लिख रहा हूं और यहां पे दूसरा वैल्यू मैं लिख रहा हूं 0 to x, और यहां पे जो भी है एक्स वाई, और यहां पे क्या दोस्तों dx, और यहां पे क्या दोस्तों dy। अगर मैं इस तरह के अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो यहां पे इसका मतलब क्या है दोस्तों y, इसका मतलब भी क्या है दोस्तों y। सबसे पहले समझ जाना, अगर यहाँ पे 0 to x है मतलब ये किसका है, y का है। अगर ये y का है तो यहां पे भी समझ जाना आपका पार्ट कौन सा है दोस्तों, y वाला, मतलब dy वाला पार्ट आपका है और ये dx वाला पार्ट आपका नहीं है। अगर ये दोनों y है तो आपका पार्ट कौन सा है, dy वाला, dx वाला पार्ट आपका नहीं है। फिर आप क्या करो पता है, मस्त एक ब्रैकेट ले लो। थोड़ा सा मुझे इसको बड़े में लिखना होगा, चलो मैं यहाँ पे नीचे बड़े में लिखता हूं। देखो यहाँ पे i इक्वल टू, ये देखो 0 to 4 है, ये थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं 0 to x, और ये वैल्यू किसका है y का, ये भी वैल्यू किसका है y का। यहाँ एक्स वाई जो भी दिया है ये dy लिखा और यहाँ पे क्या लिखा dx। मुझे समझ में आ गया कि अगर ये y है, यहाँ अगर 0 to x है मतलब ये वैल्यूज किसका दिया है, y का, तो यहाँ पे मैं dy साथ में लूंगा। चाहे ये dy आगे पीछे लिखा होगा तो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे जो आगे वाला है उसको लेके सम सॉल्व करो, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ अगर यहाँ x के टर्म में है तो dy आपका है, मतलब ये किसका लिमिट दिया है, y का। आप इसे फिर क्या करो दोस्तों, ब्रैकेट फॉर्म में ले लो। ये देखो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट फॉर्म में ले रहा हूं और आप पहले इसे सॉल्व करो।
इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, सपोज देखो मैं इसे सॉल्व कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो मैं यहां पे सॉल्व कैसे कर रहा हूं। देखो i इक्वल टू 0 to 4 में ऐसे ही रख रहा हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, सपोज मैं अगर इसका इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये dx वैसे ही रख रहा हूं, ये पूरा पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे dy है, अगर यहां पे y है, जब मैं y सॉल्व करूंगा तो मुझे उस टाइम पे दोस्तों ध्यान से x वाला जो पार्ट है, x वाले पार्ट को मुझे कांस्टेंट समझना है। क्या समझना है? x वाले पार्ट को मुझे क्या समझना है? कांस्टेंट। मतलब जो मेरा ये x वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो उसको कुछ नहीं करना है। तो देखो x वाले पार्ट को मैं ऐसे ही आगे लिख दे रहा हूं। बस मुझे यहाँ पे किसको सॉल्व करना है? y को। y को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? वाई स्क्वायर। y का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाय 2। जैसे x का इंटीग्रेशन मैंने याद कराया था, इंटीग्रेशन ऑफ x याद कराया। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा दोस्तों? सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आएगा? वाई स्क्वायर बाय 2। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? अब dx। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो लिमिट है इसका लिमिट क्या है? x है, यहाँ पे x आएगा और इसका लिमिट क्या है? 0 है। तो फाइनली इसके अंदर जहां पे y है वहां पे लिमिट पुट कर दो। ये लिमिट पुट करने के बाद अब देखो यहाँ पे ये 0 to 4 है, ये x ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो मैं लिमिट पुट कर रहा हूं। एक बार यहाँ पे मैं x पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। देन एक बार 0 पुट करूंगा तो 0 स्क्वायर बाय 2 मतलब 0 होगा। तो फाइनली मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे अब क्या? dx। अब देखो अपना समय पीछे की तरह हो गया। इसे और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 to 4 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स क्यूब बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx। अब यहाँ पे 1/2 बाहर ले लो। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही सॉल्व करने, एक्स रेज टू 4/4। टेंशन मतलब ये बस समझा रहा हूं, अभी तो सम बहुत सारा लेकर आया हूं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। अगर दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो ये लेना है। अगर सपोज इस तरह से क्वेश्चन आया, अब यहां पे अगर आप देखोगे i इक्वल टू समथिंग ये दिया है 0 to 5 और यहां पे क्या दिया है? 0 to y दिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये किसका लिमिट है। तुरंत आप बोल देना कि सर ये x का लिमिट है। अगर यहाँ पे y दिया है मतलब लिमिट किसका है? x का है। और मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज दिया होगा उसको अपन वैसे ही लिखेंगे। मतलब इसमें से अपना कौन सा वाला है? अपना कौन सा वाला है? आप समझ गए अपना कौन सा वाला है दोस्तों? अपना जो है उसका नाम क्या है? अगर ये x है तो अपना यहाँ पे dx है। तो dx जो है अपना है। और बेगाना कौन सा है दोस्तों? dy। तो उसको साइड में रख दो। अब आप क्या करोगे, यहां पे ऐसा ब्रैकेट ले लो, यहां पे जस्ट ऐसा ब्रैकेट आएगा, वो x अंदर ले लेना। फिर इसको आप सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे अगर ये dx है, ये x है तो आपको बस x वाले को सॉल्व करना है। y वाला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये याद रखना। देन अगर सपोज ये दोनों आपने सॉल्व किया, ये अब सर यहाँ पे आपने तो बोल दिया कि जहां पे अगर y आ रहा है तो हमें dy ले लेना है। ठीक है, हम समझ गए। जहां पे x आ रहा है तो आपने बोला कि ये ले लेना है। ठीक है, वो भी हम समझ गए। पर सर एक चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे तो एक्स वाई दोनों नहीं आ रहा है। इस केस में आप क्या करो दोस्तों, इस केस में यहाँ पे पहला आपको क्या दिख रहा है? dx। तो समझ जाओ ये x है, ये भी क्या है दोस्तों? x। और देन उसको सॉल्व करने के बाद जो बचा है वो आपका क्या है? y। तो अगर वैसे केस में जब नहीं दोनों दिया तो जो पहला होगा वो लेके सम सॉल्व कर दो। चलो 1 by 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस टाइप। तो दोस्तों अब हम आगे के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब 1 by 1 आप देखना क्वेश्चन को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से खुद से सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लिख रहा हूं, यहाँ पे 1 लिख रहा हूं। बहुत आराम से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है। यहां पे अगर देखो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये 0 to x है मतलब ये किसका वैल्यू है? y का। यहाँ पे वैल्यू किसका है? y का। मैं बार बार y नहीं लिखूंगा पर अभी आपके लिए लिख रहा हूं। अगर ये y के वैल्यूज हैं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? dy। अगर ये y के वैल्यूज है तो यहाँ पे क्या आएगा? dy आएगा। और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगा? dx। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रैकेट ले लूंगा। देखो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले रहा हूं और ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसे मैं सॉल्व करूंगा। चाहिए तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट अभी मत लो, नीचे लिखता हूं। अब देखो i विच इज इक्वल टू 0 to 1 ऐसे ही है। ये देखो आपको पता है 0 to x है,
यहाँ पे क्या है एक्स वाई है, वहां पे क्या है डी वाई है, और यहाँ पे क्या है डी एक्स। अब हमें पता है दोस्तों यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आई विच इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से ध्यान दो, डरना नहीं है। अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन भी पढ़ाऊंगा ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालते टाइम मैंने क्या बोला है, अगर यहाँ पे dy है, अगर सपोज यहाँ पे क्या है dy है, तो आप बस इसमें के y वाले को ही सॉल्व करोगे। मतलब समझ जाना, y वाला मतलब y वाले को सॉल्व करोगे, सॉल्व तो दोनों को करना है, पर y के अलावा जो भी टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर dy है तो y के अलावा कौन सा टर्म है, x है, x कांस्टेंट है, तो x को भाई मैं ऐसे ही लिख दिया। और बस y का मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो y का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, वाई स्क्वायर बाय 2। सर आपने x को वैसे ही क्यों लिख दिया दोस्तों, जब 2x रहता है, अगर मैं इंटीग्रेशन में जाता हूं तो ये 2 को हम कांस्टेंट रहता तो ऐसे ही लिखते हैं, देन हम बस इंटीग्रेशन किसका निकालते हैं, x का। तो वैसे ही समझ जाना कि जब ये dy है तो ये x अपना कांस्टेंट है, तो x को बाहर लिख दिया। वही अगर यहाँ dx होता तो मैं किसको बाहर कर देता, y को बाहर कर देता। और यहाँ पे देखो मैं dx जो मेरा ऊपर का बचा है वैसे ही लिख दिया। और जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो इसका लिमिट लिखना मत भूलना, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से चीजों को आपको सॉल्व करना है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर बहुत अच्छे से ध्यान दिया तो आपके लिए डबल इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 to 1 वैसे ही लिख रहा हूं। अब यहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, ये वाला जो वैल्यू है ये चाहिए तो आप x को बाहर ले लो, देन उसके बाद आप वैल्यू पुटअप करो, या तो आप साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं साथ में ही कर रहा हूं। ये वाला पर वैल्यूज किस पे बस पुट होगा, क्योंकि ये y का इंटीग्रेशन निकाला था तो इसमें से जो y होंगे उसमें ही पुट होगा। तो ये x ऐसे ही लिखना है और ये y की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो देखो ये वाला वैल्यू बस इस पे पुट होगा, इस पे पुट होगा, इस पे y की जगह पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया था। ये वाला वैल्यू दोनों जगह मत पुट कर दें। तो y की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो मैं कलर अलग ले ले रहा हूँ कि आपको समझे। y की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ तो y की जगह पे क्या, तो वाई स्क्वायर, मतलब y की जगह पे x हो गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस। अब आपने ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, फिर हम माइनस लेते हैं। अब ये वाला वैल्यू ये पूरे में पुट करना है, कहां पे पुट करोगे, जहां पे y है। तो x मैंने सेम रखा और यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे दोस्तों क्या है dx है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने वैल्यूज पुट किए हैं, एक बार ये पूरा का पूरा वैल्यू देन ये। और सच में मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट अच्छा करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट को बाद में रीड करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। आपको अगर आप देखोगे तो 8 क्लास में आपने इंडाइसिस का रूल पढ़ा है, a रेस टू m है और a रेस टू n है, तो यहाँ पे हम फाइनली a रेस टू m प्लस n लेते हैं। तो वैसे x रेस टू कुछ नहीं है, मतलब 1 है, x स्क्वायर है, तो फाइनली x रेस टू 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3। सब यहाँ पे पूरा बेसिक से लेक्चर चलता है और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है दोस्तों, हमें लगता है और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे x इंटू यहाँ पे 0 आ गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो बस इतना ही रखो। अब ये तो सिखाया ना सर ने, देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, 1/2 को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन बस अपने को अप्लाई किस पे करना है, इंटीग्रेशन अपने को बस एक्स क्यूब पे अप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब देखो यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, यस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स रेस टू एन वाला फॉर्मूला इसलिए दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, मतलब 3 + 1 4 और नीचे ही 4, और ये जो लिमिट है दोस्तों यहाँ पे दे दो, और जब हम लिमिट लिख देते तो dx से सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया, देखो 1 पुट किया तो 1/4, फिर 0 पुट किया तो 0/4, एक बार ये पुट करना है, एक बार ये। अब यहाँ पे सर ऊपर का आप 4 नहीं लिख रहे, 1/4 1 ही होता है, तो इसलिए 1 लिखा हूँ। तो फाइनली दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा 1/4। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 1 1 1 और 4 2 8। पर मेरा सजेशन है कि अगर कोई भी वैल्यूज आता है तो आपको कैल्सी का हेल्प लेना है, और कैल्सी में वैल्यू को पुटअप कर दो और वहां से आप सम को क्या करो, सॉल्व करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जोरदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, वही रुतबा, कुछ चेंज नहीं होगा। यहां पे देखो मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं 0 to 2, यहां पे 0 to ये, और यहां पे देखो मैं एक्स वाई भी लिख रहा हूं, यहां पे मैं dy और dx भी लिख रहा हूं।
सबसे पहले अब देखो मैं बार बार वो y नहीं लिखते जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया। देखो यहाँ पे x है, मतलब ये y वाला पार्ट है, तो मुझे यहाँ पे y वाला पार्ट लिखना है। y वाला पार्ट मैंने लिखा है, ब्रैकेट भी लिया, ये भी लिया, मतलब पहले मुझे इसका आंसर निकालना है। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 to 2। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर dy है तो बस y वाले को सॉल्व करना है, x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x वैसे ही आएगा दोस्तों, x देखो वैसे ही है। y का क्या आएगा, y स्क्वायर बाय 2 सेम। और देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका लिमिट जो है, लिमिट यहाँ पे जो भी है वो आप लिख दो 2 अंडर रूट एक्स, इससे डरना नहीं है, और यहाँ पे 0 है, और फाइनली यहाँ पे dx है। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले सम की तरह लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, i विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0 to 2 है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व किया y, तो ये y की जगह पे बस आप वैल्यू पुटअप करना। आपको पिछले सम में ही मैंने बताया था, बहुत सारे लोग ये x बाहर ले लेते हैं देन वैल्यू पुटअप करते तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पे y की जगह पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, y स्क्वायर है तो y की जगह पे पहले अंडर रूट 2x लिखूंगा, पहले ये वाला वैल्यू रखूंगा और होल स्क्वायर दे दिया। देन नीचे क्या है दोस्तों, 2 है, देन माइनस, और सेम यहाँ पे अब देखो 0 पुट कर रहा हूँ, ये देखो x है, यहाँ पे सॉरी x लिखा, यहाँ पे y की जगह पे अब 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी लिखा, और यहाँ पे क्या है dx। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये i विच इज इक्वल टू, जरूर इस लेक्चर को बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करो, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पूरा का पूरा ये मॉड्यूल बहुत अच्छे तरीके से बना दूंगा, और जिससे आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपके लिए पार्सल बनाया ना, वैसे ये भी बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये रूट, ये पूरा का पूरा भाई रूट है, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, x, और यहाँ से बस 2x बचेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल थे, यहाँ से 2x बचा और यहाँ से x, तो यहाँ पे 2x और x क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा, क्या होगा 2x स्क्वायर, और नीचे एक 2 है। और देखो यहाँ पे एक 0 टर्म आया तो मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हमेशा याद रखना। अब आगे से हम 0 लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गया है। और अगर आप देखोगे तो पहले ये 2 कैंसिल कर दो, देन इसके बाद इंटीग्रेशन निकालो, तो i विच इज इक्वल टू 0 to 2, फाइनली यहाँ पे x स्क्वायर है और dx है, तो फाइनली i विच इज इक्वल टू, यस, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब बाय 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 और यहाँ पे 0। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है। देखो यहाँ पे ये 3 ऐसे ही रख रहा हूँ, बहुत सारे लोग 3 बाहर लेने के बाद वैल्यू पुटअप करते हैं, मैं उसी में कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, 2 का क्यूब, और फिर फाइनली ये 0 पुट करूंगा, तो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा। चलो दिखा देता हूँ, 0/3। एक बार आपको ये वैल्यू पुटअप करना है, एक बार ये, तो फाइनली i विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो ये 8/3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर कितना आएगा, 8/3। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लिख दिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to x। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो बाहर का टर्म है ना, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना हमेशा, नहीं तो यहाँ पे यू इंटू वी रूल आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ये जस्ट देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है dy/dx हमने लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों x वाला टर्म है, अभी y वाला भी मैं सम लेने वाला हूं, तो ये ऐसा और यहाँ पे ऐसा, मतलब मैंने पूरा देखो dy है, क्योंकि ये y वाला टर्म है, 0 to x लिखा है, मतलब ये y वाला टर्म है, y वाला लिमिट है, तो मैं dy लिखूंगा। अब dy लिखते टाइम देखो यहाँ पे 0 to 1 ऐसी है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से निकालना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे dy है, तो मतलब जो x वाला टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x अकेला आया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे 2 आया उसका इंटीग्रेशन आप क्या लिखते हो 2x, तो वैसे यहाँ पे x क्यूब आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y है तो साथ में बस y मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2x लिखता तो ऐसे समझ जाना 2x मतलब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y, इसलिए y आया। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म क्या है आपका y है, तो कांस्टेंट टर्म x है तो उसको वैसे ही रखो, और बस y का इंटीग्रेशन निकालो, तो y क्यूब अपॉन 3, क्योंकि y स्क्वायर है, 2 है ऊपर तो 2 + 1 3 और नीचे 3, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, और यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों dx। अब आप इसे इजीली सॉल्व करो। अब यहाँ पे ये 0 to 1 है, यहाँ पे
अगर आप ये x का आपको कहां पे पुट करना है, याद रखना, इसको देख के समझ जाना, y की जगह पे बस पुट करना है। तो देखो ये एक्स क्यूब ऐसे ही है, ये देखो y की जगह पे पुट किया तो यहाँ पे x आया। अब देखो ये x है, ये y की जगह पे पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया बाय 3। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिनको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो इसमें y है, अब 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ भी y है तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो पता है, फिर से ये वाला टर्म लिखो मत। अब इतना तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया कि अब 0 पुट करेंगे तो समझ में आ रहा है कि 0 आ रहा है, तो लिखने का मतलब नहीं है। और डायरेक्ट यहाँ पे आपका आएगा dx, और यहाँ पे आपका लिमिट क्या है दोस्तों, x है, सॉरी लिमिट तो हमने पुट कर दिया ना। हाँ, अब ये सॉल्व होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, i विच इज इक्वल टू, अगर हम इंटीग्रेशन 0 to 1, अब देखो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो x इंटू एक्स क्यूब, मैंने बोला ना वन टाइम लिखते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले इंडाइसिस का रूल बताया था, इसके ऊपर 1 है और 3 है, मतलब ये 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म x⁵ और x⁴ सेम है, तो बहुत सारे लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होगा, और 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4x⁴/3 लेके फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं। पर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ऐसे अपने कोई स्टूडेंट है जिसे उस इंस्टेंट पे नहीं समझा कि भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट ले लो तो भी आंसर आएगा, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन आएगा, x⁵n वाला फॉर्मूला, तो x⁵ अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला इंटीग्रेशन याद हो गया है। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है, 1/3 बाहर ले लो, ऊपर कुछ नहीं 1 है, और x⁴ का क्या होगा x⁵5/5, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, और i विच इज इक्वल टू, जस्ट ये एक बार पूरे की जगह पे 1 पुट करो। अब देखो अब समझ में आना चाहिए, यहाँ 1 पुट करूंगा, 1/5 क्या होगा 1 होगा, 1 कुछ भी होगा 1 ही होगा, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/3 ऐसे ही है, यहाँ पे भी वैल्यू पुटअप करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 1/5 क्या होगा 1 ही होगा, और अपॉन 5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करूंगा ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, इसको आप अपने कैलसी में भी रख के तो सॉल्व कर सकते हो, पर अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1/5 मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा होता है 1, 3 5 15। अब आप अगर इसे अपने कैलसी में ही, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज कैलसी में ही रख के सॉल्व करना, पर मैं आपके लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, पर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 3 से, तो फाइनली ये क्या होगा 3/15, और यहाँ पे क्या होगा 1/15, तो फाइनली नीचे क्या होगा 15, और ऊपर का 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। बहुत अच्छे से ये स्टेप भी आपको समझ में आया, और इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों इसके ऊपर अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं। अब चलो 1 बाय 1 मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें बेसिक आनी चाहिए। उसके बाद हमने क्वेश्चंस लिए हैं, 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले मुझे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप 5 मिनट मेरी चीजों को ध्यान से अच्छे से सुनोगे, जो 12th क्लास के बेसिक हमें पता होनी चाहिए, जो अगर आप सिस्टमैटिक अगर अच्छे से सुनोगे, देन आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो बेसिक है, जो हमने 9th क्लास में दोस्तों पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। अब ये इसके अंदर हम इसको क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों वाई एक्सिस। ये बस आपको बेसिक पता होना चाहिए। सर ये तो मुझे आता है, ठीक है सर, उसके आगे आप बता दो। मेरे लेक्चर्स में आप स्टार्टिंग में देखोगे तो हमेशा मैं मेरे लेक्चर्स में जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेसिक, मैं सब चीजें रिवाइज कर देता हूँ। यही रीजन है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों को बहुत इजी तरीके से समझ में आता है। अब दोस्तों आपको पता है एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, नहीं पता है तो अभी पता कर लो। एक्स का इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। देखो ये x है, इसका जस्ट उल्टा क्या आएगा y = 0, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा x = 0। प्लीज इसे अपने दिमाग में नोट डाउन अच्छे से कर लेना। देन इसके बाद इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, अगर सपोज मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना है x = 5, अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा दोस्तों, x = 5। अगर मैं कभी भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, हमेशा याद रखना x = अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये याद रखना, ये जो y एक्सिस है इसके पैरेलल में मैं ड्रॉ करूंगा, हमेशा याद रखना। अब देखो अगर x = 5, अगर मुझे ये लाइन अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और सपोज यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे से वो कुछ लाइन जाएगा।
तो ये क्या हो गया आपका x इक्वल टू 5 वाली लाइन। तो हमेशा याद रखना, आप बाजू में लिख लो कि अगर हम कभी भी x इक्वल टू अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, तो हमेशा वो हमारा y एक्सिस को क्या होगा दोस्तों, पैरेलल होगा। सेम अगर मैं यहाँ पे दूसरा एक लाइन ले रहा हूं y इक्वल टू 2, अगर मैं इस लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो देखो मैंने पहले सबसे पहले ये किया, ये करने के बाद ये लाइन मेरा क्या होगा, जैसे ये पैरेलल टू क्या था, पैरेलल टू क्या था दोस्तों, ये जो मेरी लाइन है x वाली जो लाइन है दोस्तों, वो क्या था, पैरेलल टू y एक्सिस। तो वैसे ही दोस्तों अगर y इक्वल टू अगर हमें कोई भी लाइन दिया है, तो आप मुझे बता सकते हो ये क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। यही देखो, आपको सम क्यों नहीं समझ में आता, ये सब बेसिक चीजों की वजह से। अब आपको ये अगर बेसिक चीजें अगर समझ में आ गई ना, तो आप देखो डायग्राम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेगा। और याद से मेरा फर्स्ट लेक्चर आप अच्छे से देख लेना, अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा, देन आप इस लेक्चर पे आना। और इस लेक्चर को आप जितना हो सके उतना शेयर करो कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन हो। कल मैंने लेक्चर दिया, आज फिर से दे रहा हूं, ऐसे ही करके मैं 6-7 दिन में ये लेसन कंप्लीट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, अब मैंने बोला कि पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, नीचे साइड में माइनस होता है, तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ होगी। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 2, ये लाइन ड्रॉ हो गई। वही तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये x एक्सिस है, y इक्वल टू रहेगा तो x एक्सिस को पैरेलल होगा, और x इक्वल टू होगा तो ये y एक्सिस को पैरेलल होगा। और प्लस है तो राइट हैंड साइड में लिखो, माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में। y में अगर प्लस है तो अबो जाओ, माइनस है तो बिलो जाओ। तो मोस्टली प्लस में ही आपको अभी तक दिखाई देगा आज के एग्जांपल्स में। देन इतनी चीजें होने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इतनी चीजें होने के बाद दोस्तों आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब चीजें आपने पढ़ा था। बट देखो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, कभी भी अगर कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स इस फॉर्म में है, कभी भी अगर कोई भी लाइन y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, हमेशा याद रखना, या y इक्वल टू x, हमेशा याद रखना वो ओरिजिन से पास होगा। कहां से पास होगा, ओरिजिन से। और उस लाइन का इक्वेशन इस तरह से आता है, ये हमेशा याद रखना। अगर कभी भी ये इक्वेशन दिखा तो ये लाइन ऐसा ड्रॉ कर देना, जिससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पूरा का पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर दोस्तों ये यहां पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, अगर इस तरह से है, तो यहां पे सेम ग्राफ, सेम यहां पे ग्राफ, ये वैल्यू यहां पे चेंज हो जाएगा। और ये जो लाइन है ओरिजिन से नहीं पास होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा है, इसका इक्वेशन ऐसा आ सकता है 2x प्लस 2। अगर समझो यहाँ पे c का वैल्यू 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये लाइन यहां से पास होगी। तो देखो ये पूरा का पूरा आपको मैं बेसिक बताते जा रहा हूं। अगर यहाँ पे ऐसा इक्वेशन, हाँ अगर y इक्वल टू 2x होता, मोस्टली ऐसा इक्वेशन आएगा y इक्वल टू 2x, तो आप हमेशा इस तरह से ही ड्रॉ करोगे। बट प्लस 2 आ गया तो आप जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैराबोला 4 टाइप्स के होते हैं। पहला, चारों पैराबोला आपको पता होना चाहिए। बोलोगे सर प्लीज आप क्वेश्चन पे आ जाओ, पर मैं बोलूंगा कि प्लीज जरूर, अगर आपने ये चीजों को देखा तो वीडियो के नीचे आप बाद में बहुत अच्छा कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया, ये लेक्चर इतना डिफिकल्ट टॉपिक आपने बहुत इजी कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर देखो ये पैराबोला, एक हमारा पैराबोला ऐसा होता है, दूसरा पैराबोला हमारा ऐसा होता है, एक पैराबोला हमारा इस तरह से होता है दोस्तों, एक पैराबोला अपना इस तरह से रहता है। चारों ही पैराबोला आपको पता है। अब अगर आप इसके इक्वेशन को लिखोगे, फर्स्ट एग्जांपल इस पैराबोला के इक्वेशन को आप लिख रहे हो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, आप इसे कैसे दिमाग में रखोगे, आप हमेशा देखा करो कि स्क्वायर किसको नहीं है, x को स्क्वायर नहीं है, और x क्या हमारा प्लस है, तो x का आपको पता होना चाहिए, ये x का प्लस साइड है, ये x का माइनस साइड है, ऊपर वाला y का प्लस साइड है, और नीचे वाला y का माइनस साइड है। प्लीज बहुत बेसिक से चीजों को समझो। और इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन पूरा का पूरा पार्ट है। अगर ये चीजें अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अब दोस्तों ये आपने इसका इक्वेशन लिखा, सेम यहां पे भी अगर आप देखोगे ये हमारा पैराबोला y एक्सिस को टच है, इसलिए क्या आएगा y स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो मेरा पैराबोला x के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में था प्लस, अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा -4ax।
तो यहाँ पे हमारा x माइनस, अगर कभी भी x माइनस में तुरंत ये वाला डायग्राम, तो ये वाला डायग्राम तो बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में दिखाई देगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब दोस्तों यहाँ पे अगर पैराबोला, अभी देखो हमारा जो पैराबोला टच कौन से एक्सिस को है, अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस को टच है, तो अब ये इक्वेशन x इक्वल टू आ जाएगा, और ये 4b हमारा, अगर y देखोगे ऊपर है, हमारा पैराबोला ऊपर ड्रॉ है, तो y हमारा प्लस है, तो 4by। तो अब इसे इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर मेरा y प्लस है तो पैराबोला ऊपर है। अब y अगर अपना माइनस है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, और सपोज ये माइनस में, तो हमारा पैराबोला नीचे है। प्लीज देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x प्लस है, पैराबोला x प्लस के साइड, x अगर अपना माइनस में है तो पैराबोला माइनस साइड में, y अपना अगर प्लस है तो पैराबोला ऊपर y एक्सिस पे, और y अगर माइनस है तो नीचे। प्लीज ये चारों चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अब आपने 12th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जो मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, कि अगर आपने कोई भी पैराबोला ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पैराबोला ऐसा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सपोज मैं कौन सा वाला पैराबोला ले रहा हूं, ये, चलो मैं ये वाला पैराबोला ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2। इस तरह से अगर आपका इक्वेशन आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2, दोस्तों अब माइनस वाई है, मतलब अपने को समझ में आ रहा है कि अपना पैराबोला यहां नीचे आएगा। बट दोस्तों ये जो पैराबोला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे +2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये पैराबोला ऐसा बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इस केस में याद रखना, अगर सपोज यहाँ पे +2 है तो पैराबोला ऊपर 2 स्टेप बढ़ेगा, और अगर -2 है तो पीछे 2 स्टेप आएगा। मतलब समझ में आना, अगर +2 है तो ऊपर आएगा, और अगर यहाँ -2 होता तो वही पैराबोला नीचे आ जाता। तो यहाँ पे दोस्तों क्या +2 है, मतलब यही पैराबोला 1 2, एक्चुअल में पैराबोला यहाँ रहता, बट अभी क्या हो रहा है कि +2 है, इसलिए 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा, तो पैराबोला ऐसा हो जाएगा। वही अगर सपोज -2 होता, यही इक्वेशन ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, तो यही सेम पैराबोला -1 -2 यहां पे नीचे ड्रॉ होता। तो प्लीज ये चीज को भी अपने दिमाग में बिठा लो, वीडियो को फिर से एक बार पीछे देखो, वैसे तो सम में मैं रिवाइज कराऊंगा। इतनी चीजें अगर आपके दिमाग में बैठ गई है दोस्तों, देन इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कोई सर्कल है और अगर कहीं पे भी आपको ऐसा इक्वेशन दिखाई दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर इस तरह से इक्वेशन दिखाई दिया तो समझ जाना ये सर्कल का इक्वेशन है। हो सकता है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो, y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो सकता है ये ऐसा भी हो, x इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर ये दोनों स्क्वायर है, अगर इस फॉर्म में अगर आपका ये तीनों फॉर्म अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि हमारा सर्कल है। और दोस्तों यहाँ पे जो रेडियस है, देखो ये आपको स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन पता है, ये 1 है। अगर सपोज यहाँ पे 16 है तो आप उसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, 16 हो गया तो किसका स्क्वायर हो गया, 4 का। अगर समझो वहां 7 है तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो उसको रूट में लेके स्क्वायर कर दो, मतलब √7 है। तो यहाँ से अपने को रेडियस तुरंत मिल जाएगा, जैसे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो यहाँ पे अपने को रेडियस मिल गया 4,0। वही अगर 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, 1,0। 7 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम √7 में लेंगे, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, √7 में लेके हम उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनली हमारा रेडियस हो गया √70। तो इस तरह से आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी आप समझ लो। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अभी तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे सपोज कोई भी इंटीग्रेशन ऐसा है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस तरह से है, और यहाँ पे समझो 0 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। आपको तुरंत समझना चाहिए। और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, अगर सपोज यहाँ पे उन्होंने dy dx लिखा है, अब यहाँ पे आपको चेंज दी ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले समझो इसका मतलब। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया दोस्तों, यहाँ पे x है मतलब ये y वाला है, और ये y वाला है मतलब यहाँ dy है, परफेक्ट है। और जो ये वाला हो बचा तो ये कौन सा हो गया, x वाला। अब आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। पर पोजीशन चेंज करते टाइम डायग्राम बना के पोजीशन चेंज करना है। मतलब अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप अगर इसका पोजीशन चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तो यहाँ वाला आपका लिमिट अब x के फॉर्म में बन जाना चाहिए,
और यहाँ वाला लिमिट आपका कौन से फॉर्म में आ जाना चाहिए, y के फॉर्म में, जस्ट इसका उल्टा। और अगर ये x के फॉर्म में है तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा dx, देन आप यहाँ पे dy लिखो, और बीच का कंटेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जैसे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते थे वैसे ही अब आप बोलोगे सर ये कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको इतनी चीजें अपने दिमाग में क्या करना है दोस्तों, बना के रखना है। इसको पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रिप्स आपको कैसे ड्रॉ करना है। बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करना और स्ट्रिप ड्रॉ करना बहुत ज्यादा टेंशन का काम लगता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप x का पॉइंट लिख रहे हो तो आप ऐसे जाना, कभी भी आप x का वैल्यू लिख रहे हो तो आपको ऐसे जाना है, ये ट्रिक याद रखो। कभी भी अगर आप y का वैल्यू लिख रहे हो तो आपको ऐसे जाना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। चलो अब सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको चीजें वन बाय वन समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, बहुत अच्छे से बहुत आराम से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से चीजें बन जाए। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से देखूं तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया मेरा y, ये भी क्या हो गया दोस्तों मेरा y, ये क्या हो गया दोस्तों मेरा x, और ये भी क्या हो गया मेरा x। मतलब इसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। अब सबसे पहले आप सभी के इक्वेशंस को लिख दो। यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों x इक्वल टू 2 है, ये भी मैंने लिख दिया। सेम ऐसे अगर यहाँ पे आप लिखोगे तो y इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तीनों तो कुछ नहीं होगा, पर इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते टाइम इसको सिस्टमैटिक, कभी भी जो स्क्वायर होता है, देखो ये देखो आप अगर देखोगे आगे, देखो यहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फोन आ रहा है किसी का, हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ना उसको प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली ये y वहां भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 4। अब आपको ये समझ जाना है कि ये भी किसका इक्वेशन है, पैराबोला का। एक्स स्क्वायर आया ना कुछ और समथिंग ये आया, और थोड़ी देर पहले मैंने प्लस 4 ये सब बता दिया कि प्लस 2 रहेगा तो कैसा पैराबोला ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये है, और यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट स्टेप आपको जो भी आपके लिमिट्स दिए हुए हैं उसको आपको लिख दो। द सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है दोस्तों, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम तैयार कर दे रहा हूं, और मोस्टली यहाँ पे सब वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही दिख रहे हैं, तो भी मैं लगभग अच्छे से क्वाड्रेंट सिस्टम यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। अगर यहाँ पे आप क्वाड्रेंट सिस्टम अगर आप सिस्टमैटिक अच्छे से अगर ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहला ना आपको सिंगल वाले इक्वेशन को प्लॉट नहीं करना है। सबसे पहला आप ये वाले इक्वेशन को, जैसे आपको कोई पैराबोला है, लाइन लाइन का इक्वेशन दिया हो, जैसे y इक्वल टू 4mx ऐसा कुछ दिया हो, 3mx 2mx ऐसा कुछ दिया हो, या तो सर्कल का इक्वेशन पहला आप वो प्लॉट करो, देन रिमेनिंग इक्वेशन। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अगर मैं देखता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई ये वाला इक्वेशन है। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले ही बोला +2 वाला मैटर है वहां पे, इसलिए मैंने बोला अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखोगे तो बेसिक से सब चीजें समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे वीडियो में, थोड़ा सा मेरा वीडियो बाकी लोग कंपैरिजन में लेंथी होता है, पर चीजें मस्त समझ में आती है कि इसके बाद आप कोई भी सम, एक सम भी अगर आपने देख लिया ना, आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरा एक्चुअल में पैराबोला यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों, पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे +4 है, मतलब ये पैराबोला 4 स्टेप ऊपर आ जाएगा। मतलब कहां पे आ जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो मतलब मेरा जो पैराबोला है ये कहां पे आ जाएगा दोस्तों, 4 स्टेप ऊपर आ जाएगा। 4 स्टेप ऊपर आ जाएगा मतलब ये पैराबोला मेरा पूरा का पूरा ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे पैराबोला आ गया, ये चाहिए तो अंदर के पॉइंट्स को चाहिए तो आप हटा दो, डायरेक्ट वही लिखो, और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, छोटे में लिख दो 1 2 3। अब हमने पैराबोला यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब पैराबोला जो हमारा ड्रॉ हुआ है, अब पैराबोला ड्रॉ होने के बाद इसको टिक मार्क कर दो हल्का सा कि हाँ ये हो गया। अब y इक्वल टू 0 आपको मैंने बोला है, y इक्वल टू 0 हमेशा x एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस ये है ना दोस्तों, तो ये y इक्वल टू 0 ये भी हमारा इक्वेशन है, ये भी हो गया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे, चाहिए तो आप इसे मार्किंग भी कर लो इस कलर में तो समझ में आएगा। चलो ये वाली लाइन भी हो गई अपनी लाइन नंबर 2, परफेक्ट।
अब अपने को कुछ ऐसा क्लोज रीजन दिख रहा है, देखते हैं कि अपना रीजन कहाँ है। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जीरो अगर आप देखोगे तो ये है, ये आपका क्या है, x इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये भी हमें मिल गया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो अपना रीजन ऊपर है, या तो ये रीजन हो सकता है या तो ये रीजन हो सकता है। अभी तक हमने 3 प्लॉटिंग कर दिया है, ये भी प्लॉट हो गया है, ये तीनों प्लॉट हो गया है। अब बस अपना रीजन या तो ये होगा या तो ये होगा। अब वो देखते हैं कि अब लास्ट प्लॉटिंग एक बाकी है। अब x इक्वल टू 2 बाकी है, मतलब x इक्वल टू 2 मतलब उस साइड प्लस साइड में, आपको पता है इस साइड x माइनस होता है। पर अब मुझे नहीं पता कि ये लाइन मैं अंदर ड्रॉ करूँ यहाँ, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता। अगर ये वाला पॉइंट पता चल जाएगी, अगर सपोज ये पॉइंट 1 है तो मेरा लाइन उस साइड जाएगा। अगर ये पॉइंट 2 है तो हो सकता है लाइन इसी पे से चले जाए। तो पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो मतलब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो देखो इस टाइम पे हमेशा देखा करो। अब तो मुझे एक चीज तो पता चल गया इसको देख के कि अपना रीजन उस साइड में। तो आप अपने अगर बुक में देखोगे ना तो आपके बुक में इतना ही डायग्राम दिया रहता है, पर आप इतना पूरा सिस्टमेटिक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका डायग्राम है। मैं इस साइड क्यों नहीं ड्रॉ कर रहा हूं ये भी आपको समझना चाहिए। मैं इस साइड इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये x इक्वल टू 2 जो है उस साइड का। हाँ, अगर x इक्वल टू -2 होता तो रीजन इस साइड ले लेता। अगर सपोज देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर सपोज आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, देखो ये रीजन हो गया मेरा पहला, दूसरा ये रीजन हो गया, तो ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया। अब ये होने का तीसरा ये रीजन है, तो अब क्लोज रीजन ये पूरा मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि चौथा रीजन आ रहा है, उसको भी देखना है। तो चौथा यहाँ आ रहा है, अब यहाँ कहाँ आएगा मालूम नहीं, इस साइड नहीं आएगा। तो इससे पता चला कि ये ऊपर ही अपना रीजन है पूरा। अगर मैं नीचे का रीजन लेता हूँ तो ये वाला ग्राफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर ही लेना होगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले ए वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, और ये भी मैंने सीखा है। और ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको स्टेप वाइज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए का अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। अब किसी भी पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, अगर ए का अगर आप डायग्राम देखोगे तो ए डायग्राम पे ये दो इंटरसेक्शन हो रहे हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, जैसे अगर समझो कोई बच्चा है, पता करना है कि ये किसका बच्चा है, तो उसके मम्मी या पापा का अगर आप वहां पे डीएनए अगर आप चेक करोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसके भाई ये मम्मी और पापा हैं, आपको यहाँ चेक करना है और इस पॉइंट को आप तुरंत पता कर लो। मतलब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है दोस्तों, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y4। ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या है दोस्तों, y इक्वल टू 0। बस आपको ये दोनों को सॉल्व करना है। देखो मैं यहाँ सिस्टमैटिक लिख रहा हूँ, आप इतना सिस्टमैटिक नहीं लिखोगे चलेगा। एंड y इक्वल टू 0, इसे हमें क्या करना है, टू सॉल्व। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये y का वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, +4। तो फाइनली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। फाइनली x इक्वल टू स्क्वायर वहां पे जाएगा तो 4, देन x इक्वल टू +-2। तो x का जो वैल्यू है दोस्तों +-2, तो उस टाइम पे आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, y का भी वैल्यू निकाल सकते हो। पर आपको पता है कि ये x एक्सिस है, आपको पता है x एक्सिस, तो y 0 ही होने वाला है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो पॉइंट है +-2, तो ये प्लस होगा, और ये इधर का भी हमें पॉइंट मिल गया है, ये यहाँ पे क्या होगा, -2। तो ये 0 और यहाँ पे +2 0। इस साइड का आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको मतलब उस साइड से। अब आपको पता चलेगा कि अगर ये 2 है तो हमारा x इक्वल टू 2 वाली लाइन दोस्तों यहीं से जाएगी। तो ये x इक्वल टू 2 वाली लाइन को मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2। तो अब सीधा सीधा मुझे पता चल गया कि मेरे जो मैक्सिमम ग्राफ है वो इसी साइड में। देखो ये वाली भी लाइन इधर है, ये वाली भी लाइन इधर है, ये वाला भी ग्राफ इधर है, और ये वाली भी इधर आ गई। तो मैक्सिमम मेरे को यहाँ पे फोकस करना है। अब यहाँ पे फोकस करते टाइम अब लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व होने आ गया है। अब आपको यहाँ पे आप अपने बुक में चेक करोगे तो स्ट्रिप बना हुआ है। बहुत सारे लोग अगर स्ट्रिप नहीं बनाओगे तो भी आप सम सॉल्व कर सकते हो। आपका रीजन आपको पता चल गया, ये ए है, ये ओ है और ये बी है। और देखो ये 4 है ना, तो इसका भी आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ये कौन सा एक्सिस है दोस्तों, एक्सिस कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। एक्सिस से y है, तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये 0 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये भी आपको कोऑर्डिनेट पता है, ये भी आपको कोऑर्डिनेट पता है। तो ये पूरा का पूरा रीजन अपना है, ये पूरा का पूरा रीजन अपना है। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। पर आप अगर अपने बुक में देखोगे तो स्ट्रिप फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व है, तो मैं स्ट्रिप फॉर्म में भी सिखा दे रहा हूँ। अब देखो, आप स्ट्रिप ड्रॉ करना ना एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि सर मैं स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करूं, कैसे क्या चीजों को मैं कंप्लीट करूं, बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो स्ट्रिप ड्रॉ करते टाइम आपको ये वैल्यू देखना है। देखो इस वाले इंटीग्रेशन के ऊपर ये वाला मत देखो,
ये वैल्यू किसका है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x आया ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना है, क्या बनाना है, पैरेलल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0, ये हमेशा चेक किया अगर समझो यहाँ पे 0 होता 4 माइनस वाई स्क्वायर होता तो स्ट्रिप जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, प्लीज याद रखना। तो एक्स स्क्वायर है तो कहीं पे भी ऐसा फिक्स नहीं है, देखो ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल में स्ट्रिप बना दो, एक स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया, वही अगर सपोज यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y के पैरेलल में, प्लीज इसलिए बोलता हूँ कि एक दो सम का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तो आपको याद रहेगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे लिख देना कि चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज होने वाला है, और यहाँ पे जो भी सम लिखा है उसको मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू ई रेस टू वाई 2y अपॉन 4 माइनस वाई डी वाई डी एक्स, हमने सब लिख दिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे यहाँ पे y के वैल्यूज थे, तो अब ये y के वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे अब y आ जाएगा, पहला वाला अब y आ जाएगा। तो y अगर चेक करना है तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, देखो y अगर चेक करना है तो आपको ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, मतलब अपना रीजन ये है, अपना रीजन ये दिखाई दे रहा है, ये रीजन है। तो इसमें अगर y जाना है तो आपको ऐसे जाना होगा, तो नीचे y कहाँ टच है, y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y 0 पे टच है, और ऊपर कहाँ पे y टच है, एकदम एंडिंग पॉइंट देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि 0,4, तो इसमें y का वैल्यू कितना है आपको पता है 4 है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या ले लेना है 4 ले लेना। कभी भी अगर आप y जा रहे हो, y चेक कर रहे हो, तो y को आपको कैसे चेक करना है, ऐसे, ये प्लीज याद रखना, y के लिए ऐसे जाना है। वही आप x के लिए चेक कर रहे हो तो x के लिए ऐसे ऐसे चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिमिट डायरेक्ट लिख देंगे पढ़ाते टाइम। अब आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है, अगर किसी ने डायरेक्ट लिमिट लिख दिया वो सम तो सॉल्व हो जाएगा, पर यार आपको समझेगा कैसे कि ये लिमिट कैसे आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खेल तो इसमें यही है कि ये चेंज कैसे हो रहा है। तो प्लीज इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 4। देखो प्लीज फिर से समझो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये x वाला है, तो आपको क्या करना है, इसको ये जो y वाला है इसको पहला कर देना है, ये x वाले को रिप्लेस करके y वाला बनाना है। y वाला बनाना है तो यहाँ पे y के वैल्यूज देखना है, y का वैल्यूज देखना है, तो ऐसे ऐसे जाना है। तो ये अपना पूरा का पूरा ग्राफ है, तो ग्राफ का स्टार्टिंग कौन से लाइन से हुआ है, तो y इक्वल टू 0 से। y का एंडिंग पॉइंट है देखो यहाँ पे 4 है, और ये y पे ही है, तो ये y का 4 वाला पॉइंट है, तो 0 to 4। अब वही देखो ये y का हो गया, सही है, तो आप यहाँ पे लिख लो, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको सही से लिखो। अब ये वाला वैल्यूज आपको x में रखना है। अब x में रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिप जो है, ये जो स्ट्रिप है या तो ये जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पहला ये यहाँ से स्ट्रिप है, स्ट्रिप टच कहाँ से कहाँ तक है, तो स्ट्रिप एक यहाँ टच है और एक यहाँ टच है, ऐसे ऐसे x में आपको ऐसे ऐसे देखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, याद करके अच्छे से रख लो। और जरूर आप वीडियो के बाद कमेंट तो बहुत अच्छा करने वाले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इस तरह से इतने अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप ऐसे ऐसे जाओगे तो आपको सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन पता है, ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू 0 है, देखो इस लाइन का इक्वेशन। और हमारा जो स्ट्रिप है वो फाइनली यहाँ पे टच हो रहा है, देखो यहाँ पे, इसको मत ले लेना, हमारा स्ट्रिप देखो यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब ये वाले को, तो ये हमारा दूसरा रीजन है। इस वाले रीजन पे x का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले इस ये जो ग्राफ हो किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है पैराबोला का, उसका इक्वेशन अपने पास है, देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस 4। फाइनली इसे मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई, 4 पहले ले लिया, माइनस वाई बाद में। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना था, x इक्वल टू और ये अंडर रूट में। अब मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये मैं x का प्लस साइड ले रहा हूँ, इस साइड नहीं आ रहा हूँ, माइनस साइड में नहीं आ रहा हूँ, इसलिए x इक्वल टू प्लस। तो फाइनली यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 4 माइनस वाई। देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, चाहिए तो वीडियो को भी आप रिपीट कर सकते हो। ये सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्स था, तो यहाँ पे वाई वाई लाना है, वाई वाई लाने के लिए आपको ऐसे ऐसे जाना है। वाई का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, एंडिंग क्या है 4 है। वही एक्स का आप चालू कर रहे हो तो एक्स का आपको ग्राफ देखना है कि ये अपना स्ट्रिप कहाँ से, यहाँ से, ये देखो ये एंड इस ये वाले ग्राफ पे टच है, पहले ये वाले ग्राफ पे टच है, तो ये वाले ग्राफ का क्या एक्स इक्वल टू 0 इक्वेशन है। फिर ये वाले ग्राफ पे टच है, तो इस वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4
-y+4, तो फाइनली मैं -y को पीछे कर दिया 4 और स्क्वायर को उधर भेजा तो रूट हुआ। आप बोलोगे सर प्लस और माइनस आएगा, हम x का प्लस साइड ले रहे हैं, माइनस साइड नहीं ले रहे, तो इसलिए वो प्लस आएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे सब चीजें लिख दी। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दोस्तों, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कैसा हो गया, पीछे की तरह हो गया जैसा मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया। तो इतनी चीजें अराउंड मैंने अभी 27 मिनट्स के लेक्चर्स को बनाए हैं, बट इतनी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो, अब देखो मैं इसी को अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये देखो 0 to 4 लिख दे रहा हूं और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे √4 - y। अब यहाँ पे ये x है, e⁻² y है, अपॉन क्या है 4 - y। और यहाँ पे हाँ एक और चीज ध्यान रखना, अगर सपोज यहाँ पे x है, ये x है, तो आपको यहाँ पे dx वाला पहले लिखना है, तो आप dx यहाँ पे आप पहले लिख दो, देन आप dy लिखो। अब दोस्तों यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे जो हमें वैल्यूज दिया है, पहले एक बार देख लो, मैंने सब परफेक्ट लिखा है, यस परफेक्ट है। क्वेश्चन में से भी देख लो कि सब परफेक्ट लिखा हो ना, नहीं तो पता चला कि फिर से लिखना है x e⁻²y। हाँ अब परफेक्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखो ये dx वाला है, तो बस इसमें से आप x वाले को सॉल्व करना और बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा y वाला। तो मतलब आप जब इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये 0 to 4 ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, ये देखो ये y वाला, ये वाला नीचे वाला भी y वाला, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, dx है ना, तो बस x वाला सॉल्व होगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, x²/2। इसलिए मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना आपके लिए काफी जरूरत है। देन वहां पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका जो वैल्यू है 4 - y और यहाँ पे क्या 0 और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों dy। अब बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखो ये 0 to 4 है। अब यहाँ पे जहां जहां पे आपको ये देखो dx है, तो जहां पे x इसके अंदर है वहां पे ये वैल्यू पुटअप करना है। देखो e⁻²y सेम लिखा, यहाँ पे 4 - y भी सेम रखा, यहाँ पे देखो x दिख रहा है, ये वैल्यू रखना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं सेम वैल्यू रख रहा हूँ, ये देखो ये 4 - y और ये स्क्वायर है वैसे ही रखा। देखो मैं हर एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, ये ऐसा मैं जानबूझ के रख रहा हूँ कि मेरा एम है कि नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। और नीचे क्या है दोस्तों 2 है। देन अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ, माइनस ले रहा हूँ, फिर अगर सपोज मैं इसके अंदर जहां पे x से 0 रख रहा हूँ, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं आगे का पुट नहीं कर रहा हूँ आपको, मैंने इसलिए मेरा पीछे वाला लेक्चर अच्छे से आप देख लेना। देन इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, अब अगर आप ध्यान से अच्छे से प्यार से अगर देखोगे तो ये देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे 0 to 4 है, यहाँ पे e⁻²y है, यहाँ पे 4 - y है, यहाँ पे क्या है 4 - y, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, अपॉन 2 है और यहाँ पे dy है। अगर आप देखोगे ये दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। और अब मैं क्या करूंगा 1/2 बाहर ले लूंगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और मुझे e⁻²y का बस क्या करना है इंटीग्रेशन निकालना है। अब e⁻²y का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा दोस्तों, तो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो मैं निकाल सकता हूं, नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाता। तो यहाँ पे e⁻²y का इंटीग्रेशन दोस्तों e⁻²y, और मैंने बोला y के आगे जो नंबर है उससे डिवाइड करना है, और इसका लिमिट क्या है दोस्तों 4 से 0 है। अब फाइनल आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट आराम से वैल्यूज को पुट करो। चाहिए तो आप ये वाले वैल्यूज को भी बाहर ले सकते हो, तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 ये कांस्टेंट टर्म है तो 1/4 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे e⁻²y है और यहाँ पे दोस्तों क्या है 4 और 0 है। अब अगर मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो 1/4 अब देखो यहाँ पे 2 है, ये देखो ये 4 आएगा और e⁻² मल्टीप्लाई बाय 0, ध्यान से अच्छे से। देन ये 1/4 और दोस्तों ये क्या हो जाएगा 4 × 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। और e⁻0 क्या होता है दोस्तों, e⁻0 1 होता है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या है e⁻8 - 1 अपॉन 4। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कुछ चीजें सबसे पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन आप समझ लो। देखो इवेल्युएट टाइप का एक सम के आने के चांसेस रहते हैं, तो इवेल्युएट वाले टाइप के आप सम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप उस सम को सॉल्व करोगे, वहां पे आपको डायरेक्ट इवेल्युएट लिखा होगा। बट कभी कभी देखो इसके लिमिट को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ पे xz लिखा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0 to 1 लिखा है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास x है, y है, z है।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वाई जेड है, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये एक्स का लिमिट है। कौन एब्सेंट है? एक्स एब्सेंट है, मतलब एक्स का लिमिट डन। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 to y है, अब अपने पास y और z बचा, तो कौन यहाँ पे एब्सेंट है दोस्तों? अगर दो लोग बचे और उसमें एब्सेंट कौन है? y तो प्रेजेंट है, एब्सेंट कौन है? सर z एब्सेंट है। और अगर दोस्तों अगर ये भी आपको समझ में आ गया, तो अब x हो गया, z हो गया, कौन एब्सेंट है? y एब्सेंट है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट y ले सकते हो। तो इस तरह से आप फास्ट तरीके से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। अगर दोस्तों यहाँ पे इन केस अगर समझो ऐसा सम आता है जहां पे दोस्तों आपको ऐसा तो दिया है, बट इसके बाद यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे समझो 2 दिया है, ऐसे मैं रैंडमली ले रहा हूँ कुछ भी, बस आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगी सर यहाँ तो ये x का लिमिट है, x एब्सेंट है, सर यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अब सर हमारे पास दो लोग हैं y और z, क्योंकि x का लिमिट तो हो चुका है। तो दोस्तों इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर सपोज आपने इसको y कंसिडर किया तो यहाँ पे आप इसको z ले सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन की चीजों को कवर करना है। दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कम से कम आपको यहाँ पे 8 सम अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है और एसपीपीयू और बाटू का, तो देखो मैंने जो क्रैश कोर्स के अंदर जो चीजें कवर कराई है, जिनको ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, मैंने कैसे कवर करा है, इवेल्युएट के आप 3 सम सॉल्व कर लो मस्त एकदम। अगर आप वो 3 सम सॉल्व करते हो तो आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हो। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में 1, 2 और स्पेशल सम मैंने सॉल्व करा के दे दिया। हाँ, देन इसके बाद स्पीयर में अगर आप एक सम सॉल्व करते हो फिर भी काम हो जाता है, पर वहां पे मैंने 3 सम्स बताया कि अगर ज्यादा से ज्यादा कितना भी वेरिटी घुमा के आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। उसको मैं बोलता हूँ एवरग्रीन सम्स, जो मैंने उसके अंदर कराया। और एलिप्सॉइड में एक सम अगर आपने सॉल्व किया और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट, तो अगर आपने इतनी चीजें अगर आपने कवर कर दी तो आपका काम हो गया। तो मतलब पूरा मिला जुला के अगर आपने 7 to 8 सम सॉल्व किया तो हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है। और अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों आप जुड़ सकते हो, पर एक मैं बोलना चाहता हूं कि लाइव क्रैश कोर्स से जुड़ना, लाइव लेक्चर्स तो अब बहुत कम बचे हुए हैं, बट उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको डिटेल लेक्चर्स पूरे के पूरे फ्री में मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और मैंने बोला है कि आप बहुत ज्यादा भी एग्जाम्पल्स मत प्रैक्टिस करो, बट यहां से आप चीजें अगर देख लेते हो और उसके बाद डिटेल लेक्चर से आप नोट्स देख लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा और एक स्पेसिफिक आपकी तैयारी हो जाएगी। इस वन शॉट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से 1 सम सॉल्व कराऊं। ये देखो ये वाला मैं 1 सम कराऊंगा, बाकी के 2 सम आपको ट्राई करने हैं, क्योंकि देखो आप अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो आपको भी मेहनत करना होगा। और साथ में स्पीयर में अगर मैं यहाँ पे एक ही सम सॉल्व कराऊंगा, बाकी का 2 आपको करना होगा, और इलिप्सॉइड का भी सम मैं बता दूंगा। तो इस तरह से कुछ पार्ट अगर आप यूट्यूब पे मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको भी मेहनत करना होगा। और अगर आप एप्लीकेशन के ऊपर हो तो फिर तो टेंशन नहीं है, वहां पे तो पूरा मेहनत मैं ही करवा के ले रहा हूँ, बस आपको पढ़ना है। तो चलते हैं दोस्तों, 1 by 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इवेल्युएट वाला पार्ट अगर आपने सम सॉल्व कर लिया तो आप आराम से, और इसके पहले आपको डबल इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे अगर कवर करता हूँ, देखो ये, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 0 to yz है, तो आपको पता है कि ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है। और आपको पता है कि अगर x का लिमिट है तो हमारे पास x yz है, x तो हो गया ना, तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, yz। अब yz हमारे पास बचा है, तो आप रैंडमली इसके अंदर से किसी एक को y कंसीडर कर लो और किसी एक को दोस्तों z कंसीडर कर लो। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अब चलते हैं दोस्तों 1 by 1 इसे सॉल्व करने के लिए, कोशिश करते हैं कि भाई ये सॉल्व हो जाए और हमारा आंसर भी आ जाए। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो देखो ये 0 to 2 ऐसे ही रखूंगा, 0 to 1 ऐसे ही रखूंगा, और ये वाला पार्ट जैसे डबल इंटीग्रेशन में हमने मजेदार तरीके से चीजों को कवर किया, वैसे सेम इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x है, इसलिए अंदर मैं dx लूंगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट समझना, जिससे आप अलग एक्स्ट्रा सम भी अगर आप नहीं प्रैक्टिस करते हो तो भी कोई भी सम आ जाए तो आप सम सॉल्व कर लोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो। अब देखो ये आपको पता है x का लिमिट है, इसलिए अंदर हमने dx लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गया 0 to 2, यहाँ पे गया दोस्तों 0 to 1। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन मैं लूंगा। अब इसके अंदर ये नहीं समझ में आता कि सर मैं कौन से टर्म का इंटीग्रेशन लूं, तो दोस्तों यहाँ पे dx है, तो बस आप x वाले टर्म का इंटीग्रेशन लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x² by 2, और ये yz ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली दोस्तों ये हो गया। यहाँ पे क्या है दोस्तों dy और dz, दोस्तों इसका लिमिट क्या है, yz है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों देखो ये 2 है, ये 0 है, ये 0 से 1 है। हाँ, अब यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है तो 1 by 2 हमने बाहर ले लिया,
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसके अंदर हम वैल्यूज किसके ऊपर पुट करें। देखो भाई, अगर आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपकी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। अब सर इसमें से किस में वैल्यू पुटअप करूँ, एक्स में करूँ कि वाई के करूँ कि जेड में। तो भाई यहाँ पे क्या है dx है, तो x में आपको वैल्यू पुटअप करना है। तो देखो मैं x में अगर वैल्यू पुटअप करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y² और क्या हो जाएगा दोस्तों z²। और फाइनली अपने पास क्या है दोस्तों yz अपने पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy और dz। अब यहाँ तक का पार्ट कवर होने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, ये क्या है दोस्तों 0 to 2, हाँ ये क्या है दोस्तों 0 to 1। और यहाँ पे अगर हम देखें तो y, तो यहाँ पे क्या होगा y³, ये क्या हो जाएगा z³ और ये dy और ये dz। अब नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो किसके ऊपर है दोस्तों, y वाले पे। अब y वाले पे अगर हमारा टारगेट है तो y वाले का पार्ट दोस्तों ये है। अब बस आपको y वाले पे भी जाना है, तो y वाले पे अगर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2, ये 0 to 2। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बस y वाले को सॉल्व करेंगे तो y⁴/4 इसका इंटीग्रेशन आएगा, z³ ऐसे ही आएगा। तो दोस्तों y वाला भी सॉल्व हो गया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे दोस्तों dz आया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 0 to 2 है। अब दोस्तों देखो ये 4 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो आप यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो y⁴ है, यहाँ पे z³ है और यहाँ पे क्या 0 1 है और यहाँ पे dz है। जस्ट अगर आप वैल्यूज पुटअप कर रहे हो, अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लूँ और नेक्स्ट पेज पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका वैल्यूज मैं सॉल्व करूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे वैल्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/8, ये तो इंटीग्रेशन 0 to 2 ऐसे ही रहेगा। अब बताओ ये वैल्यूज किस पे जाएगा, y पे जाएगा, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y हमने पुट किया था। तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1/4 सेम रहेगा, तो ये z³ आएगा। 0 रखूंगा दोस्तों y पे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे dz। अब देखो ये 1/8 है। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ⁴/4 x⁴n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1/n+1। नहीं तो बोलोगे सर ये कहाँ से आप लिख रहे हो, जिनको फॉर्मूला भी अगर ये नहीं याद होगा। तो यहाँ पे 3 है इसलिए 3+1 4 हो जाता है, नीचे 4। यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 है, ये 4, 8 4 32 होगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देख z की जगह पे अगर ये 2 रखूँ, अगर समझो यार देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए कर रहा हूँ, तो 1/32 और यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ 2⁴ और यहाँ पे 0⁴, तो फाइनली 1/32 मल्टीप्लाई बाय 2⁴ कितना होता है दोस्तों 16। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 16 1 16 और यहाँ पे क्या आएगा 2 32। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों कितना है 1/2।